तो हिंदी में हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये, तो इसको खुद मैंने इस प्रैक्टिस सेट को 2 बार पढ़ा है, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और ये काफ़ी अच्छा भी है, आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा, नंबर काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो इसका सही आंसर है सी 52। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 हैं। हमको पता है कि स्वरों की संख्या 11 होती है, 2 अयोगवा होते हैं, 2 अयोगवा जिसे अंग और अ कहते हैं। तो कुल मिला के 52 वर्ड होते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वाला। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो विराम चिन्ह युक्त का सही प्रयोग हुआ है। यानी इस चारों ऑप्शन में से किस में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो देख लेते हैं। तो पहला है कि काम वाली रोज काम पर आती है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है जो कि अर्ध विराम है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्प विराम। तो ये हमारा गलत है। अर्ध विराम का मतलब होता है ज़्यादा रुकना, और अल्प विराम का होता है थोड़ा सा रुकना, तो यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए था। फिर दूसरा है काम वाली रोज़ काम पर आती है, तो यहाँ पे कुछ प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। फिर काम वाली रोज़ काम पर आती है, तो देखिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। फिर काम करती है और चली जाती है, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा सी वाला। डी वाला काम वाली रोज़ काम पर आती है, यहाँ भी कुछ प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये जो मीठा है, मीठा हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बाद आप कोई वर्ड लगा दीजिए, कोई शब्द लगा दीजिए। जैसे मीठा आम, तो मीठा जो है आम की विशेषता बता रहा है, तो मीठा हमारा विशेषण हो गया। उसके बाद मधुर गीत, तो मधुर जो है गीत की विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण हो गया। फिर चतुर लड़का, चतुर व्यक्ति, चतुर महिला, तो ये भी विशेषण है। तो चातुर्य हमारा सही हो जाएगा, तो चातुर्य संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किसने किया है। तो संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किसने किया है, तो इसका सही आंसर है सी डॉक्टर दिमसित। डॉक्टर दिमसित ने संयुक्त सर्वनाम के बारे में कहा गया है। जैसे संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे 2 शब्दों को मिला के बनाया जाता है। जैसे हमको पता है कि जो कोई शब्द है वो सर्वनाम में, कोई शब्द सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, लेकिन अगर इसके आगे हम लगा दें कि जो कोई, तो ये संयुक्त सर्वनाम बन गया। सब कोई, ये संयुक्त सर्वनाम बन गया, ठीक है। तो इसे ही संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, और इसका उल्लेख डॉक्टर दिमसित ने किया है सबसे पहले, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है हमारा कि कला और अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो ये जो वाक्य दे रखा है इसमें कितने विशेषण है ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अंतिम, कला तो विशेषण है नहीं, हम देख रहे हैं अंतिम। अंतिम के बाद हम एक वर्ड लगा के देखते हैं, अंतिम लड़का, अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति, तो ये हमारा विशेषण हो गया, ठीक है। ये हमारा देख रहे हैं हम सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च के बाद हम कोई वर्ड लगा के देखते हैं कि सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च चोटी, तो ये भी हमारा विशेषण हो गया। फिर ध्येय हमारा विशेषण है, तो इस वाक्य में टोटल 3 विशेषण हैं, ठीक है। इसका आंसर है सही 3। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिन वाक्यों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया से काम का करना या होना पाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो जो अव्यय होता है वो लिंग और वचन के हिसाब से बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है, वो कहीं भी प्रयोग हो जाए वो कभी चेंज नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं जूता है, जूता सब है, तो जूता जो हमारा हो गया वो जातिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये हमारा अव्यय नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये हमारा संज्ञा है, ठीक है। और ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है। जैसे अगर आज, जैसे आज बारिश हो रही है, परसों बारिश हो रही है, जैसे आज शब्द का प्रयोग अगर कहीं भी करेंगे तो वो हमेशा आज ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ए जूता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इकारांत संज्ञा नहीं है। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग का मतलब है किस शब्द में ई, बड़ी ई का प्रयोग लास्ट में नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं नदी में भी ई का प्रयोग हुआ है, टोपी में भी बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, उदासी में भी बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहिया में
बड़ी ई का प्रयोग नहीं हुआ है, आ का प्रयोग हुआ है, लास्ट में आ का प्रयोग हुआ है, ठीक है, पहिया, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वचन के आधार पर असंगत शब्द छांटिए, यानी इसमें कौन सा वचन के आधार पर असंगत है, एक वचन बहुवचन। तो हम देख रहे हैं तलवार का तलवारें, ये सही है, तलवार का तलवारें ही होता है। चूहा का चूहे ही होता है, थैला का थैले ही होता है। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। तो मेहमान का यहाँ पे मेहमानों दे रखा है, तो मेहमान का मेहमानों नहीं होता है, ये मेहमान का मेहमान ही होता है। क्योंकि अगर किसी भी संज्ञा शब्द से अगर एक से अधिक लोगों का बोध हो, जैसे मेहमान अगर हम कह देते हैं तो वहाँ पे एक से अधिक लोग आ जाते हैं, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो मेहमान का मेहमानों नहीं होगा, मेहमान ही होगा, तो ये गलत है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो इसमें हमें काल बताना है। तो सामान्य भूतकाल तो है नहीं, अपूर्व भूतकाल भी नहीं है। अगर रहा था होता तो अपूर्व भूतकाल हो जाता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल वहाँ होता है जिस क्रिया के रूप से पता चलता है कि अभी अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, यानी कोई भी काम अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो उसे ही हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो जैसे लग नहीं रहा है कि अभी अभी हम जाने के जैसे ही हम सत्संग में गए तो हमें शांति मिल गई, तो जैसे लग रहा है कि अभी अभी पूरा हुआ है भविष्य में। तो इसका सही आंसर है बी वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि मुझसे अब नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा। मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य नहीं है, इसमें कृतिवाच्य भी नहीं है, इसलिए भाववाच्य है। तो यहाँ पे मुझसे अब नहीं चला जाएगा, ये भाववाच्य है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा युग्म गलत है। तो हमको पता है कर्ता ने कर्म को, सही है, करण से सही है, संप्रदान के लिए आपादान से सही है, अधिकरण जो है का नहीं होगा, अधिकरण का होता है में पर, अधिकरण का होता है में पर, जैसे जमीन पर, पेड़ पर, तो अधिकरण होता है में पर। तो ये वाला हमारा सही है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, यानी 4 विकल्प दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा तत्सम है। तो हम देख रहे हैं आंसू जो हमारा तद्भव है, अश्रु का आंसू होता है, इसका जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है, आशीष, ये भी हमारा जो आशीष है ये भी हमारा तद्भव है, क्योंकि ये आशीष का तत्सम है, आशीष ये आशीष का तद्भव है, ठीक है। जो आँख है हमारा वो भी हमारा तद्भव है, अक्षी का आँख होता है, अक्षी का आँख होता है। तो हमारा जो तत्सम है वो अक्षर है, अक्षर का होता है अक्षर का होता है अक्षर, ठीक है। तो ये तत्सम है, ये इसका तद्भव है। तो अगर कई भी शब्द में अगर 6 वर्ड और या बड़का स दिखे तो ये सब तत्सम हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लगा है। तो हम देख रहे हैं ए वाले को देख रहे हैं, तो इसमें केवल एक उपसर्ग लगा है लेकिन प्रत्यय नहीं लगा है अपयस में, तो ये वाला गलत हो गया। बी को देखते हैं, तो बी में परित्यक्तता में हम देख रहे हैं परित्यक्तता में परि उपसर्ग लगा है, इसमें परि उपसर्ग लगा है और आ प्रत्यय लगा है, तो ये वाला तो हो गया हमारा सही। अब अनुदित में चेक कर लेते हैं, तो अनुनादित में अनु प्रत्यय लगा है, अनि उपसर्ग लगा है और इति प्रत्यय लगा है, तो ये हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। इन दोनों वर्डों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कह रहा कि बंगाली भाषा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बंगाली भाषा में किस शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बंगाल में बड़ी ई जोड़ दिया गया है, बड़ी, तो ए वाला बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में जुड़ता है, शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है उसे ही प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है हमारा कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, तो उत्साह का विलोम हमें बताना है। तो उत्साह का विलोम निरुत्साह होता है। आगे है अमृत का विलोम
तो अमृत का विलोम विष होगा, अमृत का विलोम विष होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि राम बेहद गरीब है, राम बेहद गरीब है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, गरीब का पर्यायवाची हमको पता है निर्धन होता है, गरीब का पर्यायवाची निर्धन। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अपड़ा शब्द का पर्यायवाची। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने कई बार करा रखा है, तो अपड़ा शब्द जो है पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती का पर्यायवाची है अपड़ा। ठीक है, उसके बाद आँख में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो आँख में अंजन, तो इसी से हमारा स्पष्ट हो जा रहा है आँख से अंजन, आँख में क्या लगाया जाता है, काजल, तो अंजन का अर्थ हो जाएगा काजल। ठीक है, अंजन का अर्थ हो जाएगा काजल। बस हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि समश्रुत शब्द अली, अली शब्द का युग्म कौन सा अर्थ होगा। तो हम देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो जो छोटी मात्रा वाला होता है उसका अर्थ भौरा होता है, और जो बड़ी मात्रा वाला होता है उसका अर्थ सखी होता है। तो भौरा छोटा होता है इसलिए छोटी मात्रा वाला हो गया भौरा, छोटी मात्रा वाला हो गया भौरा, भौरा छोटा होता है, और जो सखी होता है वो बड़ा होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई लड़की होती है, तो उससे बड़ी मात्रा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, तो यमुनोत्री, वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बिना देख रेख, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिना देख रेख के जानवरों के लिए एक शब्द। तो हमारा प्रश्न है कि बिना देख रेख के जानवरों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका सही आंसर है सी, अनेर। तो मैंने सोचा था पहले कि जंगली होगा, लेकिन जब गूगल पे सर्च किया तो अनेरी आ रहा है। जंगली उसे कहा जाता है जिस जानवर को पाला ना जा सके, ठीक है, उसे जंगली कहा जाता है। लेकिन बिना देख रेख के जानवरों के लिए एक शब्द अनेर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो ये संधि का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बी वाला, उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि दे रखा है हमारा कि किस युग में अशुद्धि है, किस युग में अशुद्धि दे रखा है, पूछा है। तो दाल रोटी में द्वंद्व समास होता है, हमको पता है कि दाल और रोटी, दाल और रोटी, तो इसमें द्वंद्व समास होगा, दाल और रोटी इसमें द्वंद्व समास होगा, ये सही है। फिर सत सही, सत सही, 100, सत मतलब 100, तो ये भी द्विगु समास होगा, और द्विगु समास वही होता है जिसमें गिनती आ जाती है। फिर आजन्म, आजन्म मतलब यहाँ पे आ जो है उपसर्ग लग गया है, तो ये अव्ययी समास होगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिवर्ष, तो यहाँ पे भी उपसर्ग लगा है, तो ये भी कर्मधारय नहीं होना चाहिए, ये भी अव्ययी समास ही होना चाहिए, तो ये आंसर गलत है, यहाँ पे कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययी समास होगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य दिए हैं जिसमें से हमें शुद्ध बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कवयित्री है, जो इस पर त्री की मात्रा लगा है, ये छोटी की मात्रा है, लेकिन ये बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, तो ये तो हमारा हो गया गलत। फिर पूछ रहा है जब भी आप जाओ मुझे मिल के जाओ, तो यहाँ मुझे नहीं रहेगा, मुझसे रहेगा, मुझसे मिल के जाओ। ठीक है, फिर ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो यहाँ पे ये आपका नहीं रहेगा, आपके रहेगा, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा आगे है कि विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं, विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ए वाला, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन और उद्दीपन ये विभाव के 2 प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमला में कौन सा गढ़ रूप है। तो ये छंद का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कठिन है, और ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसे छोड़ना ही उचित हो जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं चलता। तो कमला में इसका सही आंसर है सगड़ है। तो इसका कोई तरीका नहीं है, इसको कैसे याद करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा अगर आएगा भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कठिन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुदित मईपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाएं। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार तो है नहीं, उपमा भी नहीं है, यमक भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे म शब्द, फिर यहाँ पे स शब्द,
स शब्द, इन शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो किसी भी एक शब्द की बार बार वर्ड की आवृत्ति होगी तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे क्वेश्चन है कि काव्य रीति के कितने भेद हैं। कल भी हमने इसी क्वेश्चन को किया था, आज भी कर लेते हैं। काव्य रीति के कितने भेद हैं, तो कल मैंने बताया था। तो काव्य रीति के 4 भेद होते हैं। काव्य रीति के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था कि काव्य रीति के कितने भेद हैं। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 4 बता दिया था। तो काव्य रीति के 3 भेद होते हैं। इसका सही आंसर है काव्य रीति के 3 भेद होते हैं। तो किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहते हैं। ठीक है, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा माना जाता है। इनके अनुसार काव्य रीति के 3 भेद हैं, एक वैदर्भी, एक गौड़ी, एक पांचाली। ठीक है, तो काव्य रीति के 3 भेद हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा है कि लोकोक्तियाँ दे रखा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो ये हमने कई बार पढ़ रखा है, तो इसका सही आंसर है डी वाला। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाने पड़ते हैं। जो होनहार लोग होते हैं इसके गुण उनके बचपन में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बचपन से ही पता चल जाता है कि ये होनहार व्यक्ति है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के घड़े में घंटी बांधना, इसका अर्थ बताना है। तो बिल्ली को सजा देना गलत है, घंटी सुनने के गलत है। तो अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना। बिल्ली की बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ है अपने को संकट में डालना। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है 4, ये वाला इसका सही आंसर है 4। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि हिंदी कालखंडों को 4 कालखंडों में बांटा गया है। एक तो आदि काल, एक तो भक्ति काल, एक तो रीति काल, एक तो आधुनिक काल। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जो आदि काल है वो 1050 से 1375 और भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक 1984 तक। ठीक है, तो इसे 4 कालखंडों में बांटा गया है। और ये जो कालखंडों का विभाजन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है जो कि गद्यांश पढ़ के हमें उत्तर देना है। तो ये गद्यांश मैंने पूरा पढ़ रखा है, पूरा अच्छे से 2 बार पढ़ा है। तो इसका मैं केवल उत्तर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। जैसे ये देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग को यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ, ये टाइम देता हूँ पढ़ने का। तो ये हमारा गद्यांश है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद ये काफ़ी बड़ा दे रखा है गद्यांश। उसके बाद यहाँ पे ये गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए। इतना पढ़ने के बाद आपको फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, केवल इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर ये पढ़ लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पढ़ने के बाद मैं इसका आंसर दे देता हूँ गद्यांश का। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बार पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणीय इकाइयाँ हैं। तो इसका सही आंसर है डी, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। तो इसका सही आंसर है डी। 35 वाले का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। तो ये तो अपने हिसाब से करने वाला है। अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। तो अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है, तो इसमें अयादि संधि तो है नहीं। तो ये हम देख रहे हैं सी वाला विसर्ग संधि है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंत विरोध। जब ये उपसर्ग हटेगा, विसर्ग हटेगा तो ये र में बदल जाता है। तो इसमें सी वाला सही है, अंत विसर्ग संधि, अंतर विरोध में विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा 36 कि व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। तो इसका सही आंसर है सी वाला, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। जब व्यक्ति धर्म, जाति आदि को प्रमुख मानने लगता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। इसका सही आंसर है ए, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर सुयोग और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ठीक है, तो मैंने ये करा दिया आपको। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।